मित्रों, आज के लेक्चर के अंतर्गत नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और वो पढ़ेंगे हम बैंकिंग। अर्थात जो बैंक सिस्टम है तो वो देश में किस प्रकार का है और देश में जो अर्थव्यवस्था है तो अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए जो बैंक अलग अलग प्रकार के टूल्स अपनाती है और टूल्स के माध्यम से कोई भी देश हो, चाहे अपना देश हो या कोई अन्य देश हो, तो हर एक देश की अपनी अर्थव्यवस्था होती है। राइट। तो हर एक देश में अपनी अपनी अर्थव्यवस्था होने की वजह से वहाँ की एक सिस्टमेटिक प्रणाली होती है जो उस आर्थिक व्यवस्थाओं के जो संसाधन होते हैं उन संसाधनों में जो मौद्रिक मूल्य होता है, राइट, तो उनको नियंत्रित करने के लिए या मार्केट में जो मुद्रा का प्रचार है या मुद्रा का जो फ्लो है उनको नियंत्रित करने के लिए अर्थात मैनेज करने के लिए एक संस्था के रूप में एक बैंक स्थापित की जाती है, ताकि वह देश के जितने भी उपभोक्ता हैं या जो भी ग्राहक हैं, ओके, तो उनको क्या किया जा सके, मैनेज किया जा सके। तो इस संदर्भ में आप जानते हो एक बैंक प्रणाली स्थापित की जाती है। तो अगर भारत की बात की जाए तो भारत में देखो बैंक का सिस्टम एक अलग टाइप का रहा है। भारत की अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नज़र डालोगे तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में बैंक का सिस्टम देखा जाए तो जो अंग्रेजी समय था, इंग्लिश जब सरकार थी, अंग्रेजी सरकार थी, तो उस समय ब्रिटिश सरकार के दौरान क्या हुआ था, हमारे यहाँ पर बैंक स्थापित की गई थी। तो बैंक वो जो स्थापित की गई थी तो वो बैंक जो रही है वो एक्चुअली में प्रॉपर देखा जाए तो वो ब्रिटेन ही की थी, लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया और इसके बाद आरबीआई की भी स्थापना हुई, राइट, हिल्टन कमेटी के माध्यम से। फिर धीरे धीरे और भी बैंकों का सिस्टमेटिक तरीका बदलता गया और वर्तमान में आप देखोगे तो कई सारी बैंकें आपको मिलेंगी, उनकी शाखाएं मिलेंगी, तो उनको नियंत्रित करने के लिए भारत देश में एक अपनी आरबीआई मिलती है। तो आरबीआई जो भी टूल्स अपनाती है तो उन टूल्सों के विषय में हम समझेंगे, लेकिन इससे पहले आप एक चीज़ ये समझ लीजिए कि भारत में आरबीआई की आवश्यकता क्यों है, ठीक है, क्यों पड़ी। यानी कि इस प्रकार से समझो कि भारत में जो आरबीआई स्थापित की गई, इस क्यों स्थापित की गई, इसके पीछे क्या बेसिक कारण थे, तो आप एक चीज़ समझ लीजिए। जैसा कि आप जानते हो कि कोई भी देश होता है, ओके, कोई भी देश होता है तो उस देश को क्या करना होता है, अपनी व्यवस्था को नियमित करना होता है और उसको सही ढंग से विनियमित करना होता है, ओके। तो इसके लिए कुछ ऐसी संस्था की आवश्यकता होती है ताकि वह हमारे देश के अंतर्गत जो भी प्रवाह चल रहा है मुद्रा का उसको क्या किया जा सके, नियंत्रित किया जा सके। तो इस उद्देश्य हेतु एक बैंकिंग सिस्टम अपनाया जाता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में एक बैंक की स्थापना की गई थी, तो वह 1934 अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को स्थापना की गई थी आरबीआई की। तो आरबीआई क्या है, एक केंद्रीय बैंक, एक केंद्रीय बैंक है जो सभी बैंकों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो बैंक की जो स्थापना थी वो तो ये उसका जो काम था वो बैंकों को नियमन करना है, साथ साथ जो मुद्रा है मार्केट में उसको भी नियंत्रित करना है, उनको मैनेज करना है, मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना है। तो इस उद्देश्य हेतु अलग अलग प्रकार के टूल्स अपनाते हैं। लेकिन जो बैंक की स्थापना जो की गई थी इसके बेसिक कुछ कारण थे, उसमें से आप जानते हो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बैंकिंग जो सिस्टम है आरबीआई का, तो वो अपनी जो व्यवस्था चलाती है, जो अपनी व्यवस्था चलाती है तो उसकी एक अपनी नीति होती है, वो होती है मौद्रिक नीति, राइट, उसे बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी जो पॉलिसी है इसके माध्यम से वो जिस प्रकार से अगर देश के आंतरिक, राइट, आंतरिक या बाह्य अगर किसी प्रकार के अगर वो निर्णय लेती है, अगर वो देश के हित में और देश की मुद्रा से संबंधित है तो वह डिसीजन डायरेक्ट ले सकती है, ओके, उसे किसी अदर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो डायरेक्ट डिसीजन ले सकती है। तो इसके लिए वह एक अपनी खुद कार्य प्रणाली अपनाती है, राइट। तो उस कार्य प्रणाली के अंतर्गत आप जानते हो जो मुद्रा का जो नियमन होता है तो उसको किस प्रकार से विनियमित किया जाए, तो इस उद्देश्य हेतु वो एक अपनी नीति बनाती है, उसे बोलते हैं मौद्रिक नीति। तो मौद्रिक नीति को आप इस प्रकार से समझो कि आरबीआई जो है एक्चुअली में अगर देखा जाए तो इसकी स्थापना के कई सारे कारण भी थे। तो कारण में आप जानते हो सबसे पहला कारण था कि मुद्रा का प्रबंधन, यानी कि मुद्रा को किस प्रकार से विनियमित किया जाए, उसका नियंत्रण किया जाए, उसका रखरखाव किया जाए, राइट। तो इस उद्देश्य हेतु आरबीआई की स्थापना की गई थी।
दूसरी बात है कि देश के अंतर्गत आप जानते हो कि जो मुद्रास्फीति है, तो इस मुद्रास्फीति में जो भी वृद्धि होती है या इसमें कमी होती है, इसको नियंत्रित करने का आरबीआई का भी काम होता है। ओके, आरबीआई का भी काम होता है, लेकिन केवल आरबीआई का काम होता है तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मुद्रास्फीति उत्पादन बेस पर भी नियंत्रित की जाती है, राइट, और आरबीआई के माध्यम से भी नियंत्रित की जाती है। तो इसके अलग अलग टूल्स होते हैं, तो इसमें आरबीआई का भी एक अपना प्ले रोल अदा करता है। इस वजह से आप जानते हो कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में आरबीआई भी एक भूमिका निभाती है। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि रोजगार की अगर बात की जाए तो रोजगार, ठीक है, तो रोजगार आप जानते हो देश में क्या होता है कि निरंतर जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तो जनसंख्या वृद्धि होने की वजह से देश के अंतर्गत आप जानते हो बहुत सारे ऐसी रोजगारियां बढ़ रही हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये रोजगारियां जो बढ़ने की वजह से आप जानते हो कि रोजगार को ये आरबीआई क्या करती है कि जैसे आपको पता होना चाहिए कि मान लो कि अगर कोई उद्योग स्थापित हो रहे हैं, तो उन उद्योगों में जो भी पूंजी लग रही है, ओके, जो उद्योग स्थापित हो रहे हैं तो उसमें जो पूंजी लग रही है, अगर वो गवर्नमेंट स्थापित करती है तो गवर्नमेंट का सीधा सीधा खाता आरबीआई के अंतर्गत होता है। गवर्नमेंट का सीधा खाता आरबीआई में होता है, तो वो क्या करती है, इस पूंजी को जो लगा रही है तो उसके हेतु वो ये देखती है कि इसमें लगने वाले कितने कर्मचारी या श्रम हो सकते हैं, तो वो कितने को रोजगार प्रदान कर सकती है। ठीक है, तो आरबीआई जो है उस रोजगार को भी एक प्रकार से देख सकती है, राइट। लेकिन इस पे अगर आप गौर करोगे तो ये इसमें एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव होता है। प्रत्यक्ष रूप से इसमें रोजगार में गवर्नमेंट का ही नियंत्रण होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अगर आप देखोगे तो आरबीआई कहीं ना कहीं आप जानते हो जो गवर्नमेंट की पूंजी होती है, तो उस पूंजी को कहाँ कितना लगाना चाहिए, कितना रोजगार होना चाहिए, इस चीज को भी वो मायने करती है, राइट। तो आप एक चीज ऐसे समझ सकते हो कि जो देश के अंतर्गत किसी प्रकार की अगर यथास्थिति है, उसमें किसी प्रकार का कम है बढ़ावा हो रहा है, उसमें किसी प्रकार का अगर परिवर्तन हो रहा है, तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए आरबीआई क्या करती है, इस चीज़ की भूमिका निभाती है कि उस देश में किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। चौथी बात करते हैं कि अगर विकास की बात की जाए तो अगर कोई देश विकास करना चाहता है, राइट, विकास करना चाहता है, तो विकास करने के लिए क्या होता है कि बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्षेत्रों में सरकार काम करती है। तो उस क्षेत्र में जब भी काम करती है गवर्नमेंट, तो उस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है, उसका काउंटिंग की जाती है कि इस क्षेत्र में अगर सरकार ने किसी प्रकार की अपनी रणनीति अपनाई है, तो वो रणनीति कहाँ तक सुलभ है, ओके, और कहाँ तक इसके अपोजिट है। तो इस चीज़ को सुनना ध्यान से, इस चीज़ को क्या है, आरबीआई जो क्या करती है, इस विकास की गति को मेंटेन में रखती है, राइट। क्योंकि आप ऐसे समझ सकते हो कि आरबीआई इस चीज़ को सीधा सीधा इंटरफेयर कर लेती है विकास में, क्योंकि विकास में आप जानते हो क्या होता है कि विकास के अंतर्गत एक टूल्स की आवश्यकता नहीं होती, बहुत सारे टूल्स होते हैं, उसमें अलग अलग क्षेत्र या अलग अलग कैटेगरियाओं में आप जानते हो उसमें उद्यम पूंजी लगाई जाती है। तो उस उद्यम पूंजी में आप जानते हो जो आरबीआई क्या कर देती है, उस चीज़ को देखती है कि राइट, कि अगर सरकार इस चीज़ को हस्तक्षेप कर रही है तो कहाँ तक वो ठीक है। वैसे आरबीआई का इसमें इस प्रकार से डायरेक्ट तो इंटरफेयर नहीं होता है, लेकिन इसका जो नियंत्रण होता है विकास के संदर्भ में, तो वो होता है मुद्रा को लेकर के। तो मुद्रा से अगर हस्तक्षेप किसी प्रकार का अगर बनता है विकास के संदर्भ में, तो उस चीज़ को वो नियंत्रण करती है। अब बात ये आती है कि सरकार, इसके साथ साथ अगर आप एक संबंध और जुड़ा होता है इसी का, वो होता है राजकोषीय नीति। तो राजकोषीय नीति की अगर बात की जाए तो राजकोषीय जो नीति है तो ये होती है गवर्नमेंट की, ठीक है, गवर्नमेंट की। तो ये राजकोषीय जो नीति है ये एक्चुअली में सरकार की जरूर होती है, लेकिन जो राजकोष होता है वो सरकार का आप जानते हो कहाँ होता है, तो वो संचय निधि पर संचय निधि पर होता है। जबकि आप जानते हो जो जितना जो पैसा होता है वो आरबीआई में होता है, गवर्नमेंट का, केंद्र का हो चाहे वो राज्यों का हो, ठीक है। राज्यों की जितनी सरकारें हैं अपने अपने स्टेट लेवल की, तो उनका भी जो प्रबंधन है कि आरबीआई करता है। उनकी जो मुद्रा है सॉरी जो उनका जो भी उनकी राज्यों की जो संपत्ति है वो भी क्या है, आरबीआई रखता है, और केंद्र की तो वो रखता ही है, राइट। तो आरबीआई में जो खाते होते हैं, तो वो खाते एक्चुअली में देखा जाए तो केंद्र के होते हैं और राज्यों के होते हैं।
जबकि सामान्य किसी व्यक्ति के खाता नहीं होता है। कितना भी बड़ा कोई व्यक्ति हो, पैसा वाला हो, कितना भी लखपति हो, कितना भी करोड़पति अरबपति हो, उसका आरबीआई में कभी खाता नहीं हो सकता है। केवल केवल सरकार का ही खाता होता है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो। ओके, तो ये कुछ इस चीज को नियंत्रण करती है। राजकोषीय जो नीति है वो बनाती गवर्नमेंट जरूर है, राइट, गवर्नमेंट जरूर बनाती है, लेकिन आप जानते हो कुछ ऐसा पैसा भी होता है जो आरबीआई द्वारा एक्स्ट्रा में राजकोष में जमा किया जाता है। ओके, तो उस पैसे को भी क्या किया जाता है, तो सरकार यूज करती है, तो उसको भी नियंत्रण करना है। ओके, तो ये आरबीआई इस चीज को मायने करता है, इस आरबीआई इस चीज को मेंटेन करता है कि अगर वो राजकोषीय जो नीति है उसका प्रबंधन में किस प्रकार की अगर वित्तीय व्यवस्था से संबंधित अगर परियोजनाएं इनपुट की जाती हैं, राइट, तो उनका आउटपुट कितना हो सकता है, ठीक है, और कितना नहीं हो सकता है, इस चीज़ को वो भी मेंटेन करती है। चलो, अब बात हम करते हैं कि इस संदर्भ से जुड़े आंकड़े जो हैं, इस संदर्भ से जुड़े जो आंकड़े हैं, वो आंकड़े देखा जाए तो अलग अलग अपनी अथॉरिटियां होती हैं गवर्नमेंट की, उसको क्या करती हैं, इसको मेंटेन करती हैं। जबकि आरबीआई जो है वो क्या करती है, इससे रेलिवेंट अगर किसी प्रकार की गतिविधि होती है, अगर उस गतिविधि को क्या करती है आरबीआई, सकारात्मक नकारात्मक इन दोनों पॉइंटों को लेकर के वो चीज़ को प्रबंधन करती है, मैनेजमेंट का काम करती है, राइट। तो अब बात यही है कि इसको मैनेजमेंट करने का जो काम है, इसको मैनेजमेंट करने का जो काम है वो किसके माध्यम से होता है, तो आरबीआई एक का अपनी एक मौद्रिक नीति होती है। ओके, तो इसकी एक अपनी खुद की मौद्रिक नीति होती है, इसके माध्यम से क्या करती है, इस चीज को सभी को वो मेंटेन में रखती है। अब बात आती है कि मौद्रिक जो नीति है, मौद्रिक नीति है, इसके अंतर्गत क्या क्या होता है, तो आप जानते हो ये मुद्रा का प्रबंधन है, जो मार्केट में मुद्राएं हैं तो उसको उसका प्रचलन किस प्रकार का होना चाहिए, ठीक है, उसका फ्लो कम होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए, मुद्रास्फीति को कहाँ नियंत्रण करना चाहिए, कहाँ उसमें वृद्धि होनी चाहिए, इस चीज़ को भी मौद्रिक जो नीति है इसके तहत क्या होता है, इस चीज़ को रेगुलेट किया जाता है। दूसरी बात है, जैसे रोजगार से रेलिवेंट की बात करते हैं, तो रोजगार में आप जानते हो कि क्या होता है कि अगर किसी के पास पैसा ज़्यादा है, अगर वो उद्योग स्थापित करता है, तो इस ऐसा भी नहीं है कि उद्योग स्थापित किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करता रहे, ठीक है, तो आरबीआई फिर इस चीज़ को ध्यान में रखती है कि ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, और उस हिसाब से अगर गवर्नमेंट, अगर लोगों के पास पैसा नहीं है, मार्केट में इतना पैसा नहीं है, फिर वो मुद्रा का प्रबंधन करती है, तो उस अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेती है। जबकि आप जानते हो इससे एक क्या होता है कि अगर, सुनना ध्यान से, अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा कर भी देती है, ठीक है, और उत्पादन भी ज़्यादा होगा, लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है, इससे क्या है, रोजगार जो है ज़्यादा हो जाएंगे, रोजगार में वृद्धि हो जाएगी। लेकिन आप जानते हो लेकिन आप जानते हो कि रोजगार में वृद्धि होती है ना, रोजगार में वृद्धि होती है तो इससे बेरोजगारी में कमी आती है, रोजगारी में कमी आती है, समझ रहे हो। चलो, तो मुद्रास्फीति में जब वो क्या होता है, वृद्धि होती है, तो जो रोजगारी है कमी आती है, रोजगार में वृद्धि होती है, ठीक है। तो अब यही बात आती है कि मौद्रिक नीति के अंतर्गत आप क्या समझोगे, अगर बात की जाए मौद्रिक नीति की, तो इसको भी कौन स्थापित करता है, इसको भी कौन स्थापित करता है, तो इसे करती है यहाँ की एक एमपीसी, राइट, एमपीसी। तो एमपीसी जो है, राइट, जो एमपीसी है, तो एमपीसी आप जानते हो क्या करती है, इसका काम होता है जो भी मुद्रा प्रबंधन है उसको नियंत्रण करना, या उससे संदर्भ से जुड़े कोई भी अगर उसे टूल्स बनाना है, या वो कुछ विनियमन करना है, या वो कुछ ऐसी प्रक्रियाओं को या प्रतिक्रिया देना होती है जो कहीं ना कहीं इस चीज़ को नियंत्रण किया जाए, जो मार्केट में कोई चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज हो रही हैं या एक्सेस में मात्रा में हैं, ठीक है, तो उससे संबंधित ये एमपीसी क्या है, काम करती है। तो मौद्रिक नीति बनाने का जो काम है वो एमपीसी का ही है। आरबीआई की एक अपनी खुद की मौद्रिक नीति होती है, इसके तहत ये सभी टूल्स अपनाए जाते हैं, और मौद्रिक नीति कौन बनाता है, उसके लिए एक एमपीसी होती है, उसकी एक समिति होती है, उससे बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो मौद्रिक नीति समिति, तो ये जो समिति है इसमें 6 सदस्य होते हैं, ठीक है, इसमें 6 सदस्य होते हैं, ठीक है, 6 सदस्य होते हैं, जैसे इसमें गवर्नर होते हैं, राइट, इसकी अध्यक्षता करते हैं गवर्नर हैं, डिप्टी गवर्नर भी होते हैं,
राइट। एक सरकारी अधिकारी भी होता है, सरकार का भी अधिकारी होता है, दो अन्य सदस्य भी होते हैं। तो इस प्रकार से आप जानते हो इसमें लगभग 6 सदस्य होते हैं, जिसमें मैं आपको बताया एक गवर्नर है, ठीक है, डिप्टी गवर्नर भी होते हैं, और इसके बाद आप जानते हो एक सरकारी अध्यक्ष, एक सरकारी अधिकारी भी होता है, गवर्नमेंट का अधिकारी भी बैठा होता है इसी में, दो अन्य सदस्य भी मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आप जानते हो ये 6 लोग इसमें होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। चलो, और गवर्नर जो है एक इसका पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक है, पदेन अध्यक्ष होता है, इतना समझ में आना चाहिए। चलो, तो बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत जो भी कार्य प्रणाली है या जो कार्य पद्धति है, उसको सीधे सीधे मौद्रिक नीति जो समती है, इसके माध्यम से मौद्रिक नीति बनाते हुए उस चीज़ को नियंत्रण किया जाता है। जैसे आप जानते हो जो आरबीआई के बहुत सारे टूल्स होते हैं, जिसमें आपने पढ़ा हो सीआरआर पढ़ा हो, आरआर पढ़ा हो, राइट, आरआरआर ट्रिपल आर पढ़ा हो, एसएलआर पढ़ा हो, एमएसआर आपने सुना हो, या एलएआर आपने सुना हो, बैंक रेट बीआर आपने सुना हो। ये क्या है? ये आरबीआई के टूल्स हैं। ओके, आरबीआई के टूल्स हैं, और आरबीआई क्या करती है, इसको कम ज़्यादा आरबीआई ही कर सकती है। इनकी जो परसेंटेज है इसमें कमी ज़्यादा वो मार्केट में किसी मुद्रा का फ्लो या मार्केट में किसी प्रकार का अगर मुद्रा से संबंधित अगर अस्थिरता छा रही है, अस्थिरता बनी हुई है, तो उसको नियंत्रण भी कौन करती है? आरबीआई करती है। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हो जो एमपीसी है, इसी के माध्यम से जितने भी टूल्स हैं ये निर्धारित किए जाते हैं। इनका जो भी रेट होता है, जो भी परसेंटेज होती है, उसमें कमी ज़्यादा सब कौन करती है? मौद्रिक नीति समिति करती है। लेकिन आप जानते हो ये 2018 17-18 के बाद ये स्थापित की गई थी। ओके, पहले जो काम था वो गवर्नर काम करता था। चलो, लेकिन सरकार ने कहा कि चलो एक सरकारी अधिकारी भी होना चाहिए उस चीज़ को, क्योंकि इसमें सीधा सीधा इंटरफेयर जो होता है वो होता है केंद्र सरकार का। और आरबीआई जो भी है अगर काम करती है ना, तो वो अपने विवेक से हर एक काम को नहीं कर सकती है। उसमें आप जानते हो सरकार के कुछ अपने एक पॉइंट होते हैं, सरकार के अपने एक सलाहकारी विषय होते हैं, उस चीज़ को भी वो ध्यान में रखती है, ठीक है। या हर कार्य को विवेक से कर ले, तो ऐसा नहीं है। कुछ कार्य ऐसे हैं जो संबंधित गवर्नमेंट से होते हैं, तो उस चीज़ को भी वो ध्यान से रखती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो भी मार्केट में जो मनी है सब कुछ है। ओके, तो इसको क्या करती है? जैसे विमुद्रीकरण है या मुद्रीकरण है, ये कौन करती है? केंद्र सरकार करती है। केंद्र सरकार करती है, कमेटी उसका मंत्रालय होते हैं, तो वो करते हैं, मिलकर बैठ के कमेटी बनाते हैं, अपने साथ चलाते हैं। तो अगर ये चीज़ वो अगर करते हैं तो उसमें भी आरबीआई कहीं ना कहीं एक सलाहकारी भूमिका निभाती है। ऐसा नहीं है कि अगर मुद्रा से संबंधित अगर कोई केंद्र सरकार अगर किसी प्रकार का निर्णय लेती है, फैसला लेती है ना, तो ऐसा नहीं है कि वो बैंक से ना पहुंचे, बैंक से भी वो सलाह ले सकती है, और बैंक भी अगर कोई कृत्य करती है तो ले सकती है सरकार से भी, ठीक है। तो इनके आपस में एक सलाहकारी विषय होते हैं, तो उन विषयाधीन कोई कृत्य किया जाता है, तभी निर्णय बड़े बड़े लिए जाते हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हो। इसके बाद आप जानते हो कि इसके टूल्स जो होते हैं कई सारे होते हैं, मैंने आपको बता ही दिया है, तो दोहराना नहीं चाहेंगे, इनको हम बाद में एक एक करके क्लियर कर देंगे। लेकिन इतना सब समझने से पहले आप इसकी थोड़ा एक बार पृष्ठभूमि पे अगर हम फोकस कर लेते हैं कि भारत में जो बैंकिंग जो प्रणाली, सिस्टमेटिक प्रणाली रही है, उसकी शुरुआत कैसे हुई थी, किसने की थी, किस प्रकार से हुई, और जो आरबीआई वर्तमान में दिखती है तो उसे किस एक्ट के तहत पावर दी गई, ओके, और ये कैसे काम करती है। तो इसके संदर्भ में हम कई सारी अलग अलग प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया देंगे और बताएंगे डिटेल से कि जो आरबीआई का जो एक अपना सिस्टमेटिक सिस्टम है या उसका बैंकिंग सिस्टम है, राइट, तो वो किस प्रकार से हमारे देश की व्यवस्थाओं को नियंत्रित करता है, और इसके अपने टूल्स होते हैं, उन टूल्सों को ये अपनाता है तो किस प्रकार से अपनाता है, क्योंकि टूल्स अपनाने के भी एक अपने इसके विषय होते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर टूल्स है तो उसके विरुद्ध भी कोई कृत्य किया जा सके, क्योंकि आरबीआई जो भी टूल्स बनाती है ना, तो उसके विरुद्ध कभी भी आप देख सकते हो जो बैंकें होती हैं कभी विरोध नहीं कर सकते हैं। जैसा आरबीआई ने बोल दिया ना, वैसा ही ये बैंकें करती हैं, क्योंकि ये सभी बैंकों का बैंक होता है आरबीआई, सभी का बाप होता है आरबीआई।
तो इसलिए कोई भी बैंक है उस बैंक का विरोध नहीं कर सकती है, राइट। क्योंकि अगर उसके द्वारा कोई भी टूल्स है, टूल्स में परसेंटेज में कमी ज़्यादा किसी प्रकार की होती है तो इनको मानना पड़ता है, ठीक है। ये इनके लिए बाध्यकारी टाइप का होता है, इनको मानना पड़ता है, उसका आरबीआई का विरोध नहीं कर सकती। तो आप ऐसे खुद समझ सकते हो इतनी जो पावर दी गई आरबीआई को, क्यों दी गई, किस प्रकार से दी गई और इसकी क्या पृष्ठभूमि रही, थोड़ा इस पर हम फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं, गौर कर लेते हैं। तो देखो आरबीआई आरबीआई के रूप में नहीं थे। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ पर जो बैंकिंग की जो व्यवस्था थी तो अंग्रेजी जो ब्रिटेन सरकार थी उसके समय में किए गई थी। तो ब्रिटेन समय में अगर आप देखोगे तो बैंकिंग की जब शुरुआत की गई तो उस समय हमारे यहाँ पर 3 प्रेसिडेंसियाँ थीं। तो प्रेसिडेंसियन के अंतर्गत इन 3 बैंकों की स्थापना की गई थी। ओके, प्रेसिडेंसी जो थी एक्चुअली में देखा जाए तो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, एक तो मद्रास थी, दूसरी थी बॉम्बे थी और बंगाल थी। तो ये 3 प्रेसिडेंसियां थीं। इन 3 प्रेसिडेंसियों के द्वारा ही क्या किया गया था, जो बैंकें थी छोटी छोटी स्थापित की गई थी। तो आप लिख सकते हो कि बैंकिंग की शुरुआत, तो बैंकिंग की अगर हम शुरुआत की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आप जानते हो जब शुरुआत की गई थी तो ये बैंकिंग की जब ये शुरुआत हुई थी ये प्रेसिडेंसी के रूप में हुई थी। इसके प्रेसिडेंसी यानी कि जहाँ प्रेसिडेंसी थी वहीं पर ये बैंकें स्थापित की गई। तो उस समय अगर आप देखोगे ना तो ये 3 प्रेसिडेंसी थी, ठीक, 3 जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी के जी में आपको बॉम्बे मिल जाएगा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी भी थी। तीसरी जो थी वो आपकी मिलेगी बंगाल, राइट, जिसे वर्तमान में कोलकाता बंगाल, बंगाल प्रेसिडेंसी। तो इन 3 प्रेसिडेंसियां जो थी इन्हीं तीनों प्रेसिडेंसियों में एक एक बैंक को स्थापित किया गया था। तो बंगाल में अगर देखा जाए तो सबसे पहले प्रेसिडेंसी स्थापित की गई थी वो बैंकिंग के, देखो ये तीनों प्रेसिडेंसियां हैं, राइट, और इसी प्रेसिडेंसी में ये बैंकिंग प्रणालियां हैं, इनको स्थापित किया गया था। लेकिन ये बैंकें जो थी इनका जो महत्व था इतना देखा जाए तो नहीं था, ये केवल अंग्रेजों के अधीनस्थ ही थी, राइट, क्योंकि उन पर सीधा सीधा प्रेसिडेंसी थी। प्रेसिडेंसी का मतलब एक ऐसा क्षेत्र विशेष होता है जहाँ पर कोई भी व्यवस्था अगर स्थापित की जाती है तो वहाँ पर उसी का अधिकार होता है, चाहे वो प्रेसिडेंसी किसी राजा की हो सकती है या कोई प्रेसिडेंसी ऐसी हो सकती है जो किसी उपनिवेश की हो सकती है। लेकिन वहाँ पर सीधे सीधे जो प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है वो सीधे सीधे या तो किसी सरकार का हो सकता है या किसी का कंपनी का हो सकता है या कोई वहाँ का राजा महाराजा है उसका हो सकता है, राइट। तो ये जो बैंकिंग थी तो ये प्रेसिडेंसी के रूप में जब स्थापित की गई तो यहाँ पर देखा जाए तो ये जो 3 प्रेसिडेंसियाँ थी ये सीधी किसकी थी, ये थी ब्रिटेन की, राइट। तो ब्रिटेन की जब ये प्रेसिडेंसियाँ थी तो उस समय अगर आप देखोगे ना तो तो कंपनी थी, राइट, कंपनी थी। तो सबसे पहले प्रेसिडेंसी उन्होंने यही स्थापित की थी तीनों, क्योंकि कंपनी ये प्रेसिडेंसी जो थी ना वो कंपनी की थी। ब्रिटेन की जो प्रेसिडेंसी भले ही थी लेकिन वो कंपनी के रूप में थी, क्योंकि उस समय अगर देखा जाए तो 1857 से पहले पहले हमारे यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से भारत में शासन नहीं हुआ था, वो धीरे धीरे अपना कब्जा कर रहे थे, राइट। तो उसी में आप जानते हुए 3 प्रेसिडेंसियाँ उन्होंने स्थापित कर ली थी, इन पे विजय प्राप्त कर ली उन्होंने। तो आपको पता होना चाहिए इसी में उन्होंने बैंकें स्थापित की थी अपने विनियमन करने के लिए, मुद्रा का प्रबंधन करने के लिए। तो ये जो पहली प्रेसिडेंसी जो स्थापित की थी इसी के अंतर्गत जो बैंक स्थापित की गई बंगाल में वो 1806 में की गई थी, राइट, ये 1806 में की गई थी। इसके बाद आप जानते हो बॉम्बे की अगर बात करें तो बॉम्बे की जो स्थापित की गई थी वो की गई थी 1840 में, 1840 में, और मद्रास में 1843 में। तो इनका जो क्रम है आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, पीएससी वगैरह में पूछ दिया जाता है ऐसा, राइट। पीसीएस यूपीएससी में तो एक बार नहीं आ सकता है, यूपीएससी में ही पूछ सकता है लेकिन पीसीएस में इसकी संभावना अधिक होती है। तो ये नोट डाउन आप कर लो। चलो, और यहाँ पर आप देखोगे यही जो 3 प्रकार से जो बैंकें स्थापित की गई थी इन पर सीधा सीधा नियंत्रण जो था वो प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की प्रेसिडेंसियां थी तो यहाँ पर सीधा नियंत्रण अंग्रेजों का था। यहाँ पर भारत के किसी भी व्यक्ति का कोई भी यहाँ पर हस्तक्षेप या इन्वॉल्विंग नहीं थे कि भारत के लोग इसमें अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे।
ये सीधे प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का ही नियंत्रण था, अंग्रेजों के ही इसमें अकाउंट खुलते थे। ठीक है, तो इसमें भारत का कोई अकाउंट नहीं मिलेगा, सीधे अंग्रेजों के ही अकाउंट होते थे। चलो, तो इतना आपको समझ में आया। लेकिन बाद में जानते हो इन तीनों को मिला करके, इन तीनों को मिलाकर करके एक बैंक स्थापित की गई थी, इंपीरियल बैंक। चलो, तो इतना आपके समझ में आना चाहिए। जो ये इंपीरियल बैंक आप देखने को मिलेगी, जैसे वर्तमान में जो SBI बोलते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो उस समय देखा जाए तो ये इंपीरियल बैंक के रूप में स्थापित थी। तो इंपीरियल बैंक जो थी ये 1921 में स्थापित की गई थी, इन्हीं तीनों को मिलाकर के की गई थी। राइट, इन्हीं तीनों को मिलाकर के की गई थी। देखो 1843, 1840, 1806 में ये तीन स्थापित हुई, फिर 1921 में इंपीरियल बैंक जो बनी थी ये स्थापित की गई। तो अधिनियम जो था 1919 वाला जो था भारत शासन अधिनियम, ठीक है, जब इसको लागू किया गया 1921 में, राइट, तो इसी के तहत इसको इंपीरियल बैंक का दर्जा दिया गया था। चलिए, इसके बाद आप जानते हो कि इसमें तो अकाउंट सीधे सीधे अंग्रेजों के ही होते थे, लेकिन अब बात ये आती है कि जब निरंतर इस पर प्रभाव पड़ा, कि निरंतर लोगों का दबाव पड़ा, अंग्रेजों पे दबाव पड़ा, तो इस समय आप जानते हो कि एक कंपनी थी, उस पर प्रेशर पड़ा था, अलेक्जेंडर कंपनी। तो अलेक्जेंडर कंपनी ने अपनी एक सहमति दी, वो दी 1870 में। तो 1870 में जो अलेक्जेंडर कंपनी थी, इसी कंपनी ने एक बैंक स्थापित की थी, वो की थी बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ओके, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान की बात करें तो जो अलेक्जेंडर की बात करते हैं, अलेक्जेंडर जो कंपनी थी, तो इस कंपनी ने एक बैंक स्थापित की थी, हिंदुस्तान बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अगर इस बैंक की बात करें तो ये बैंक जो था ये भी एक प्रकार की औपचारिक ही थी, ये भी औपचारिक ही बैंक थी। लेकिन इसमें आप जानते हो, इसमें आप जानते हो भारत के लोग जो थे वो अकाउंट खोल सकते थे, भारत के लोग अकाउंट खोल सकते थे, लेकिन इसका जो डायरेक्टर था वो अंग्रेज ही था। इस पर अगर आप बात करें नियंत्रण की, तो प्रत्यक्ष नियंत्रण जो था वो अंग्रेजों का ही होता था। लेकिन भारत की सराहना के लिए, भारत को समर्थन देने के लिए, भारत के लोगों को एक विश्वास देने के लिए उन्होंने एक बैंक ऑफ हिंदुस्तान को ओपन किया था। और ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो थी, इसके जो डायरेक्टर थे वो अंग्रेज ही थे। इसका प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का ही नियंत्रण होता था, लेकिन भारत को जो लोग थे उनको अकाउंट खोलने की इसमें अनुमति थी। भारत के लोगों को केवल केवल इसमें अकाउंट खोलने की अनुमति थी, लेकिन इस पर किसी प्रकार का इसमें नियंत्रण नहीं था। राइट, तो लोगों को, जो भारत के लोग थे, उनको किसी प्रकार का इस पर नियंत्रण नहीं था। ये अकाउंट ओनली खोल सकते थे इसमें बैंक ऑफ हिंदुस्तान में। और इस पर जो प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण था किसका था, वो अंग्रेजों का था। तो भले ही एक औपचारिकता के रूप में थी, भले ही इसमें अकाउंट खोल सकते थे, लेकिन अकाउंट को नियमन है, उसका विनियमन करना है, नियंत्रण करना है, तो वो सब अंग्रेज ही करते थे। केवल औपचारिकता दे दी गई कि चलो आप अकाउंट इसमें खोल सकते हो, लेकिन अकाउंट का लेन देन, उसका नियंत्रण करना, सब कुछ करना वो अंग्रेजों के ही था। ये कुछ नहीं कर सकते थे, बस पैसा, अकाउंट खुला लो, पैसा जमा कर लो, और इस पर फिर अधिकारी हट जाता था उनका, एक प्रकार से ऐसे समझ लो। चलो, इसके बाद आप जानते हो ये जो बैंक थी 1870 में स्थापित की गई थी। बाद में एक बैंक और स्थापित की गई थी, अवध कमर्शियल बैंक, अवध कमर्शियल बैंक। अवध कमर्शियल जो बैंक थी ये 1881 में स्थापित हुई थी। और 1881 में जब इसे स्थापित किया गया था, तो यह जो बैंक थी, ओके, यह जो बैंक थी, ये जो बैंक थी ये भारत और अंग्रेजों दोनों के द्वारा मिली जुली थी। राइट, अवध कमर्शियल जो बैंक थी ये भारत और अंग्रेज इनके दोनों के एक साथ सह संबंध के रूप में इसको स्थापित किया गया था। इसके जो निदेशक थे वो भारतीय थे। राइट, इसके अगर डायरेक्टर की बात करें तो इसके जो डायरेक्टर थे वो भारतीय थे। ठीक है, निदेशक या डायरेक्टर भारतीय थे, लेकिन इसमें जो खाते थे ना, जो अकाउंट खोले जाते थे, खाता था इसमें अंग्रेज और भारतीय दोनों खोल सकते थे,
अंग्रेज और भारतीय दोनों खोल सकते थे, लेकिन पावर जो थी इनको एक समान पावर दी गई, अंग्रेजों को भी उतनी थी, भारतीय लोगों को भी उतनी थी, राइट। तो ये अवध कमर्शियल बैंक भी एक प्रकार का बैंक देखा जाए ना, तो ये एक सहसंबंधित बैंक था, एक सहसंबंधित बैंक था, लेकिन इस पर किसी प्रकार का पूर्ण रूप से ना अंग्रेजों का नियंत्रण था, ना पूर्ण रूप से भारत का नियंत्रण था, भारत के लोगों का नियंत्रण था, राइट। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि अवध कमर्शियल जो बैंक थी यहाँ पर कुछ सराहना दी गई लोगों को, क्योंकि यहाँ पर जो डायरेक्टर थे वो भारतीय बनाए गए थे, निर्देशक निर्देशक भारतीय थे। दूसरी बात, यहाँ पर जो अकाउंट थे भारतीय लोग खोल सकते थे, नियंत्रण कर सकते थे, अपनी बात को मैनेज कर सकते थे, या वहाँ पर लेन देन को मैनेजमेंट कर सकते थे। अंग्रेज भी उतने ही कर सकते थे, लेकिन अंग्रेजों को भी उतनी ही पावर थी जितनी भारतीय की थी, राइट। तो अवध कमर्शियल को आप 50-50 इस प्रकार से बोल सकते हो। अब बात करते हैं चौथी बैंक की। तो चौथी बैंक आती है 1894 में। तो 1894 में पंजाब नेशनल बैंक खोली गई, और ये ऐसी बैंक थी, ऐसी पहली बैंक थी जहां प्रत्यक्ष रूप से भारत के लोगों का नियंत्रण था, भारत के लोगों का नियंत्रण था। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर किसी प्रकार का अंग्रेजों का न प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से कोई नियंत्रण नहीं था। यानी कि पंजाब नेशनल बैंक जो थी ना, ये पंजाब नेशनल जो बैंक थी, ये लाला लाजपत राय की सिफारिश के आधार पर इसको स्थापित किया गया था। लेकिन ये आप जो लाला लाजपत राय थे, उन्होंने इस चीज़ को स्थापित करने की बात की थी, और इन्हीं की सिफारिश पर ये स्थापित की गई थी। अब बात ये थी कि यहाँ पर जो नियंत्रण था वो सीधा सीधा भारत का ही था, भारत के लोगों का ही था, लेकिन भारत के लोगों का यहाँ शासन नहीं था, समझ रहे हो, भारत के लोगों का शासन नहीं था, लेकिन इस बैंक पर भारत के लोगों का एक नियंत्रण था। भारत के लाला लाजपत ने एक डिमांड रखी थी उस हिसाब से, तो उन्होंने अंग्रेजों ने अनुमति दी थी कि आप बैंक खोल सकते हो, अपना खुद का बैंक खोल सकते हो, अपना निर्देशक बना सकते हो, अपने खाते खोल सकते हो। वहाँ पर ब्रिटेन के किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति का खाता वहाँ ओपन नहीं किया जाएगा, राइट। तो इसलिए लाला लाजपत राय ने इस बैंक की स्थापना की थी, और ये जो बैंक जो था, एक प्रकार से देखा जाए तो भारतीय लोगों की समृद्धि के लिए, भारतीय लोगों के हितों के लिए पूर्ण रूप से एक सरोकार के रूप में इसने काम किया, राइट। क्योंकि इसमें जो लोग जाते थे, अकाउंट खुलाते थे, वो प्रत्यक्ष रूप से उनका नियंत्रण होता था, वो प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण करते थे। दूसरी बात है कि इसके जो निदेशक थे वो भारतीय ही थे। तो आप ऐसे कह सकते हो, इसके निदेशक की बात करें तो ये भी भारतीय थे, राइट, निदेशक जो थे वो भी भारतीय थे। दूसरी बात, यहाँ पर जो खाते खोले जाते थे वो केवल भारतीय लोगों के ही खाते ओपन होते थे, भारतीय लोगों के ही ओपन खाते होते थे, और इन पे जो नियंत्रण होता था भारतीय लोगों का ही होता था। तो इस प्रकार से हम ये एक ऐसा पहला बैंक था, पंजाब नेशनल बैंक, जो भारतीय लोगों के हितों के लिए, भारत के लोगों के संरक्षण के लिए, उनकी मुद्रा का प्रबंधन के लिए प्रत्यक्ष रूप से भारत का ही एक बैंक था, ठीक है। चलो, तो इतना आपको समझ में आ गया। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम जरूर थी कि यहाँ पर निर्देशक भारतीय थे और भारतीय खाते इसमें जरूर खोलते थे, ठीक है, लेकिन वो अपने पैसों का तो लेन देन वो नियंत्रण करते थे, लेकिन जो पूर्ण रूप से जो संपत्ति होती थी उसमें इनका नियंत्रण नहीं होता था। आप जैसे एग्जाम्पल में आप समझ सकते हो, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, 4 व्यक्ति हैं, तो 4 व्यक्ति अलग अलग अपनी संपत्ति है, तो अपनी संपत्ति को मैनेज कर लेते थे उस बैंक में, ठीक है, लेकिन टोटल जो संपत्ति थी इसको मैनेज नहीं कर सकते थे। इसके लिए जो निदेशक होता था ना, ये निदेशक, ये देखा जाए तो ये भी प्रत्यक्ष रूप से इसके नियंत्रण तो करता था, लेकिन आप इसमें भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूर्णतया मतलब कि नहीं कर सकता था, समझ रहे हो। प्रत्यक्ष नियंत्रण हम मान सकते हैं, पहला बैंक मान सकते हैं, इस पर मैनेजमेंट कर सकते थे, वो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन जो पूरी संपत्ति होती थी पंजाब नेशनल बैंक की, तो वो पंजाब नेशनल बैंक की पूर्ण जो संपत्ति हुआ करती थी उस पर किसी प्रकार का डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से भारतीय लोगों का नियंत्रण नहीं था। हाँ,
अपनी फुटकर में जो भी वो जमा करते थे उस पर उनका नियंत्रण था, लेकिन सामूहिक रूप से जो राशि उसमें जमा होती थी उसका नियंत्रण नहीं होता। बस इतना आप समझ सकते हो कि मुद्रा का जो टोटल निगमन था, नियंत्रण था, वो नहीं कर सकते थे। बस अपने अकाउंट खुलाते थे, उस अकाउंट में जो पैसा पेड करते थे, जमा करते थे, डिपॉजिट करते थे, उस पर वो नियंत्रण कर सकते थे। चलो, तो ये अभी तक जो मैंने आपको बताया 1894 तक, तो ये हमारी एक बैंक की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, राइट। इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है कि किस प्रकार से बैंक स्थापित हुई और इस बैंकों में भारत की किस प्रकार की भूमिका रही है। वैसे तो भूमिका अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इसमें अप्रत्यक्ष रूप से देखने को लास्ट में मिलती जरूर है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से पंजाब नेशनल बैंक से पहले किसी बैंक में नियंत्रण नहीं रहा है। प्रत्यक्ष रूप से केवल पंजाब नेशनल बैंक में देखने को मिलेगा, लेकिन वहां भी संपूर्ण जो सामूहिक जो संपत्ति होती थी पंजाब नेशनल बैंक की, उस पर भी देखा जाए तो हमारे जो निदेशक होते थे वो पूर्ण रूप से नियंत्रण नहीं कर पाते थे। ठीक है, प्रत्यक्ष जरूर था, उनकी बात मानी जाती थी, लेकिन जो भी उनका समर्थन मतलब जो भी करते थे तो इनका माना जाता था, लेकिन ये किसी का जो विरोध भी नहीं कर सकते थे। जैसे मान लो पंजाब नेशनल बैंक में एक कोई सरकार है, राइट, तो सरकार जैसे 1857 सरकार 1857 सरकार आ गई थी, तो इसके बाद 1894 तक एक्ट बने रहे, 1892 का एक्ट। ठीक है, तो जो पंजाब नेशनल बैंक जब स्थापित की गई थी ना, तो उस समय क्या था कि जो सरकार थी उसने प्रत्यक्ष एक प्रमाणन दिया था कि आप पंजाब नेशनल बैंक स्थापित कर सकते हो, सलाह दे दी। लाला लाजपत ने उस चीज़ को स्थापित कर लिया। लेकिन बात अब यहाँ पे ये आ गई कि जो ये पंजाब नेशनल बैंक थी, इसकी सामूहिक जो संपत्ति थी, वो ये जो निदेशक भारतीय होते थे वो पूर्ण रूप से उसको नियंत्रण नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन इनकी बात को अंग्रेज टालते भी नहीं थे, समझ रहे हो, इनकी बात को अंग्रेज टालते भी नहीं थे। भारतीय जो निदेशक थे, इनका जो समर्थन जो भी देते थे वो मानते थे, राइट। चलो, तो इतना समझ में आपके आना चाहिए। ये तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। अब हम बात करेंगे कि आरबीआई की स्थापना कैसे हुई। तो आरबीआई की स्थापना की अगर बात करें तो आरबीआई की स्थापना जो थी 1928 का जो यंग हिल्टन कमेटी थी, यंग हिल्टन जो कमेटी थी, इस कमेटी की सिफारिश के आधार पर, इस कमेटी की सिफारिश के आधार पर 1934 में एक एक्ट बना था, आरबीआई एक्ट, राइट। आरबीआई एक्ट यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम बना, यानी आरबीआई अधिनियम 1934, तो इसी की सिफारिश के आधार पर बना था। ठीक है, इसी की सिफारिश के आधार पर क्या बना था, आरबीआई अधिनियम 1934। और ये अधिनियम जो था ना, ये अधिनियम जो था ये अंग्रेजी सरकार ने ही बनाया था। क्यों? क्योंकि यंग हिल्टन जो कमेटी थी ये ब्रिटेन में अर्थात लंदन में ये यंग हिल्टन कमेटी हुई थी, तो ब्रिटेन में ये कमेटी बैठी थी, तो उसी की सिफारिश के आधार पर हुआ था। लेकिन उस समय अगर देखा जाए तो यंग हिल्टन कमेटी में भी एक जो सदस्य थे, जैसे अंबेडकर राव, भीमराव अंबेडकर जो थे, उन्होंने इसी जो हिल्टन कमेटी थी, इसी में इन्होंने सिफारिश की थी, भीमराव अंबेडकर ने आरबीआई की। तो आरबीआई की स्थापना में भीमराव अंबेडकर का योगदान रहता है, समझ रहे हो। तो भीमराव अंबेडकर जी जो थे, उन्होंने एक शोध पत्र जारी किया था, उसमें इन्होंने स्पष्ट कहा था कि द प्रॉब्लम रूपी इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। तो ये एक उन्होंने शोध पत्र दिया था। तो ये शोध पत्र का मतलब यही था कि अगर जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं रुपयों से संबंधित, तो ये स्वयं को क्या कर सकती है, विनियमित कर सकती है और स्वयं को ये नियंत्रित कर सकती है। तो ऐसी बैंक की स्थापना होनी चाहिए जो स्वयं का अपना एक पावर रखते हुए संपूर्ण लेन देन को नियंत्रित कर सके। ओके, साथ ही साथ जो भी धनराशि है उनकी समस्याओं को उनका निदान करने के लिए ये बैंक क्या करेगी, एक केंद्रीकृत के रूप में काम करेगी। ये भीमराव अंबेडकर ने अपने शोध पत्र में बात कही थी। तो इसी के आधार पर इनकी सिफारिश जो थी वो अंग्रेजों ने मानी और उसी के आधार पर 1934 में आरबीआई अधिनियम 1934 लाया गया। लेकिन उस समय देखा जाए तो ये आरबीआई नाम नहीं था, राइट। बैंक जो अधिनियम था वो भले ही आप जानते हो आरबीआई अधिनियम से हम बोलते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में देखा जाए तो यंग हिल्टन वो अधिनियम के नाम से ही जाना जाता है, राइट।
क्योंकि आरबीआई जो था, वो आरबीआई जो नाम दिया गया था वो 1949 में जब इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था तब उसका नाम दिया गया था। इससे पहले अगर देखा जाए तो ये बैंक जो थी वो फेडरल के रूप में थी, क्योंकि हमारा जो देश था वो फेडरल में था, संघीय के रूप में था, क्योंकि केंद्र में और राज्यों में द्वैत शासन था। ठीक, केंद्र में द्वैत शासन था और 1919 के तहत प्रांतों में, राज्यों में द्वैत शासन था। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि ये यंग हिल्टन जो कमेटी थी, इसी की सिफारिश पर ही ये अधिनियम लाया गया था। लेकिन इसमें जो बात आरबीआई की स्थापना में जो शोध पत्र जारी किया गया था, तो इन्होंने किया था भीमराव अम्बेडकर जी। तो मैन यही माने जाते हैं आरबीआई की स्थापना में। चलो, तो अब बात हम ये करते हैं कि आरबीआई अधिनियम 1934, इसकी कई सारी धाराएं हैं, तो अलग अलग धाराओं में इसे पावर दी गई है। इसे आरबीआई को खुद की इसमें एक पावर दी गई है, शक्ति दी गई है कि आरबीआई अपने जो भी जितने भी कृत्य हैं, अपने जो निर्णय हैं, फैसले हैं, ठीक है, उनका कैसे मैनेजमेंट करना है, वो आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत करेगी। राइट, अपनी पावर के लिए है, यानी कि आरबीआई को जितनी भी शक्तियां दी गई वो आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत दी गई थी। राइट, लेकिन इसकी स्थापना जब फेडरल के रूप में की गई, वो की गई थी 1 अप्रैल 1935 में। तो 1 अप्रैल 1935 में जब इसकी स्थापना हुई, ओके, इसकी स्थापना हुई, तो उस समय इस बैंक का नाम फेडरल था। फेडरल बैंक, फेडरल बैंक, राइट, ये इसका नाम था। इसका नाम ये आरबीआई बैंक नहीं था। राइट, इसका नाम क्या था? फेडरल बैंक था। तो फेडरल बैंक के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। तो भारत शासन अधिनियम जो था उसके उसके तहत, सुनना ध्यान से, भारत शासन अधिनियम था, तो आरबीआई अधिनियम 1934 को ध्यान में रखते हुए भारत शासन अधिनियम के तहत में ही 1 अप्रैल 1935 में फेडरल बैंक की स्थापना हुई थी। राइट, और ये फेडरल बैंक जो था एक्चुअली में देखा जाए तो एक केंद्रीय बैंक था। कैसा था? केंद्रीय बैंक था। और ये देखा जाए तो केंद्र और राज्य दोनों की जो व्यवस्थाएं थी उनको मैनेज करता था। केंद्र और राज्य दोनों की जो व्यवस्थाएं थी उनको मैनेज करता था। यही बाद में फेडरल बैंक, यही बाद में 1949 में इसका जब राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी कि ये जो बैंक थी, फेडरल बैंक थी, एक्चुअली में देखा जाए तो ये एक प्रकार की, देखा जाए तो सरकारी बैंक नहीं थी। समझ रहे हो? सरकारी बैंक, क्योंकि ये राष्ट्रीयकरण इसका नहीं हुआ था, इसमें निजी निवेश भी थे, इसमें निजी निवेश भी होते थे, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था। 1949 से पहले पहले ये बैंक पूर्ण रूप से सरकार की नहीं थी, पूर्ण रूप से ये सरकार की नहीं थी, लेकिन इसमें निजी निवेश होते थे। लोग प्राइवेट अपनी संपत्ति रख सकते थे, निजी निवेश कर सकते थे। राइट, तो यहाँ पे लेन देन जो था इस बैंक में हो जाता था, क्योंकि ये सरकार का बैंक नहीं था उस समय, क्योंकि इसका राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था। तो ये फेडरल बैंक जब तक काम 1949 तक किया, तो इसमें निजी निवेश निरंतर होते रहे, निजी निवेश और जो भी लेन देन था लोग कर लेते थे। तो इस प्रकार से ये जो बैंक था पूर्ण रूप से केंद्रीकरण बैंक नहीं था। केंद्रीकरण तो था, लेकिन सरकार के अंडर में, मतलब कि इसमें लोग भी तो वो भी हस्तक्षेप कर लेते थे। बस इतना आप समझ लो। चलो, तो ये स्थिति क्या थी आप देख सकते हो। लेकिन इसकी जब स्थापना की गई थी, वो की गई थी कोलकाता में। राइट, इसकी स्थापना जब शुरुआत में, जब फेडरल बैंक जो बना था, ये कोलकाता में इसकी स्थापना हुई गई थी। राइट, लेकिन आप जानते हो बाद में क्या हुआ? 1937 में, 1937 में इसका जो हेडक्वार्टर था फेडरल बैंक का, ये स्थापित कहाँ किया गया? मुंबई में। मुंबई में। तो वर्तमान में जो आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो बम्बई अर्थात मुंबई में है। राइट, लेकिन जब मुंबई में स्थापित किया गया था तब तक ये फेडरल बैंक ही थी। ओके, मुंबई में भी इसका जब स्थानांतरण हुआ तब भी ये फेडरल बैंक के नाम से ही थी। तो मैंने आपको बता दिया है 1949 से पहले पहले ये बैंक फेडरल के रूप में काम की। जितने भी इसका स्थानांतरण जहां भी हेडक्वार्टरों से हुआ, फेडरल बैंक के नाम से ही हुआ। ठीक है, चलो, तो इतना आपके लिए सफिशियंट है, पर्याप्त है जानकारी। लेकिन 1949 में, 1947 के बाद, अब 1947 का जो अधिनियम आया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इसके बाद 1949 में इस बैंक का क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण। क्योंकि अभी तक 1947 से पहले पहले
भारत में जो शासन व्यवस्था थी वो प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटेन की ही थी। भले ही हमारे यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से कुछ भूमिका निभा सकते थे, लेकिन आप जानते हो गवर्नर जो थे वो माउंटबेटन ही थे। ठीक है, तो वो गवर्नर जो रहे हैं, स्वतंत्रता के पूर्व जो गवर्नर रहे हैं, उन्होंने सीधे सीधे आप जानते हो 1947 तक किसी प्रकार का जो नियंत्रण था उन्हीं का ही था, ब्रिटेन का था। तो जो बैंक जो थी उन्हीं के ही हित में काम करती थी, क्योंकि उसमें निजी निवेश हो जाते थे, राइट। लेकिन 1949 में क्या हुआ, क्योंकि भारत जब स्वतंत्र हो गया तो वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से 1947 के बाद में जितने भी अंग्रेजी सत्ता थी, अंग्रेजी के जितने भी हस्तक्षेप थे, उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। क्योंकि 1947 जो था अधिनियम, उसने सीधा कहा था कि भारत के लोग किसी भी प्रकार से अंग्रेजी जो भी व्यवस्थाएं हैं उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं या उनको ख़त्म कर सकते हैं। ओके, ये पावर दे दी गई थी। एक मिनट। तो इसी पावर को ध्यान में रखते हुए चलिए, एक मिनट। चलो, तो बात हम यही कर रहे हैं 1949 में, जब जैसे बैंक स्थापित हो गई, सॉरी, ये बैंक का जब क्या किया गया, राष्ट्रीय, क्योंकि इसके तहत आप जानते हो कि जितने भी पावर थी अंग्रेजों की वो 1947 के बाद खत्म कर दी गई। तो फिर ये जो बैंक था फेडरल बैंक, ये सीधे सीधे भारत के अंडर में आ गया। और भारत के ऐसे अंडर में आया तो भारत सरकार ने सोचा, क्योंकि इसमें जो निजी निवेश हो रहे हैं, तो इतनी सारी अदर अदर थोड़ी थोड़ी बैंकें और भी थीं, वो भी ओपन ओपन होने लगी थी। लेकिन भारत सरकार ने सोचा कि ये जो बैंक है, फेडरल बैंक है, इसको क्यों ना केंद्रीय बैंक के रूप में स्थापित कर दिया जाए, राइट, इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, ताकि ये प्रत्यक्ष रूप से भारत सरकार के अंडर में काम करे। ओके, तो इस प्रकार से ये बैंक जो था इसका क्या कर दिया गया 1949 में, राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण का मतलब है ये पूर्ण रूप से सरकार के अंडर में हो जाती है, राष्ट्रीयकरण का मतलब ये होता है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का खाता जो है वो प्राइवेट लोगों का या कोई भी अदर जो व्यक्ति होते हैं, ठीक है, सामान्य व्यक्ति होते हैं, उनका खाता नहीं खुल सकता है। चलो, तो ये भी समझ में आना चाहिए। तो 1949 में जब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, तो राष्ट्रीयकरण होने के बाद में यही जो बैंक थी वो आरबीआई के नाम से जाने लगी। इससे पहले ये बैंक आरबीआई नहीं थी। 1949 में इनका जो फेडरल बैंक था इसी को आरबीआई नाम दिया गया। तो आरबीआई का नाम जो था वो 1949 में रखा गया, तब जब इसका केंद्रीकरण हुआ, अर्थात राष्ट्रीयकरण हुआ। ओके, चलो, तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। हाँ, लेकिन इससे पहले भी आप जानते हो कई सारी बैंकें ओपन हो गई थी। देखो, आरबीआई से पहले कई सारी ऐसी अदर बैंकें जो थी वो भी स्थापित हो गई थी। जैसे आप 1906 में बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक। इसके बाद 1908 में बीओबी अर्थात बैंक ऑफ बड़ौदा, ये बैंकें जो थी स्थापित हो गई। एक 1911 में भी हुई थी, राइट। ठीक है, तो इस प्रकार से ये धीरे धीरे अलग अलग बैंकें स्थापित हो गई थी। तो आरबीआई जो है वो काफ़ी बाद में आई, इससे पहले भी बैंकें थीं। तो सरकार ने सोचा कि जो फेडरल बैंक है इसका ही क्या किया जाए, राष्ट्रीयकरण किया जाए। ओके, चलो, तो ये जो बैंकें थीं इनको इसके अंतर्गत नियंत्रण कर दिया गया, इन बैंकों को। फिर 1969 में फिर इन्हीं बैंकों का विलय किया गया, कई बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, कई बैंकों का, ठीक है, फिर राष्ट्रीयकरण भी फिर बाद में होता रहता है। मतलब राष्ट्रीयकरण करने का मतलब ये होता है उसमें गवर्नमेंट का हो जाता है पावर। गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग काम करती है, और जब बैंक प्राइवेट रहती है तो वो राष्ट्रीयकरण नहीं मानी जाती। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो ये अभी तक जो रही है, ये जो बैंक की पृष्ठभूमि रही है, कैसे बैंक स्थापित हुई, उनका बैंक का कैसे राष्ट्रीयकरण हुआ। और अब हम बात करते हैं मेन मुख्य चीज़ पे आते हैं। तो देखो,
बैंक के दो अधिनियम हैं, एक तो है आरबीआई एक्ट, आरबीआई एक्ट है 1934 वाला, और दूसरा है बैंकिंग अधिनियम 1949। बैंकिंग बैंकिंग ठीक है, एक है बैंकिंग अधिनियम 1949। तो इसमें बेसिक दोनों में अंतर क्या है, पहले ऐसे समझ लो इन दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि ये जो अधिनियम है ना, ये केंद्रीकृत अधिनियम है। ये देखो, केंद्रीकृत मतलब ये है कि ये जो अधिनियम है ये एक्चुअली में आरबीआई को शक्तियां दी गई हैं इन दोनों के तहत। अब इन दोनों के तहत आरबीआई को किस प्रकार की शक्तियां हैं एक्चुअली में, अगर आप देखोगे तो आरबीआई को शक्तियां दी गई हैं, आरबीआई को खुद की जो शक्तियां दी गई हैं, यानी कि वो अपनी पावर को कितना कर सकती है, कम ज़्यादा, या वो किसी प्रकार का संशोधन कर सकती है, तो ये आरबीआई का खुद का है। जैसे आप जानते हो एक व्यक्ति है, ठीक है, तो एक व्यक्ति है, अगर उसके अपने खुद ही कुछ दिशा निर्देश हैं या कुछ ऐसे अपने को उसको रेगुलेट करना है या अपने को प्रबंधन करना है, मैनेज करना है, तो उसका एक अपना अपने अपने आप का एक अलग ही उसका एक मेंटेन होता है, रख रखाव, एक अपना ही मेंटेन दस्तावेज होते हैं, राइट। दूसरी बात है कि यही व्यक्ति है किसी दूसरे लोगों को भी नियंत्रण करे, ठीक है, तो उसका एक अपना अलग दस्तावेज होता है मेंटेन करने का। तो इसी प्रकार से आरबीआई भी है। तो आरबीआई 1934 है, इसके तहत उसे खुद की पावर दी गई है। इसमें जो पावर जो है खुद की है, इस एक्ट के तहत किसी भी बैंक की ना स्थापना की जा सकती है अदर बैंक की, और ना ही कोई बैंक इससे नियमित की जाती, ना इसका कोई मैनेजमेंट किया जाता है दूसरी बैंकों का, ये खुद अपना करती है। अगर अपना ये किसी प्रकार का हेडक्वार्टर बदलना चाहे तो इसी एक्ट के तहत बदलेगी, ओके। किसी प्रकार का अगर एमएसपी एमपीएस एमएस जो भी, जैसे अभी ये मैंने आपको बताया था एमपीसी राइट, तो एमपीसी जो बताया था, एमपीसी से जुड़े जितने भी सेगमेंट होते हैं, तो उसमें क्या बदलाव करना, फेरबदल जैसा जैसा भी करना होता है, तो आरबीआई एक्ट 1934 से के तहत एमपीसी करती है, राइट। तो वो उसकी खुद की अपनी एक पावर होती है, उसकी खुद की अपनी एक पावर होती है। तो अपनी पावर को दिखाने के लिए ये काम करती है कौन, आरबीआई एक्ट 1934। जबकि दूसरी पावर जो दी गई है, दूसरी बैंकों को जो शक्ति दी गई है, उनको किस प्रकार को नियंत्रण करना है, ठीक है, जो जैसे नई नई बैंकें स्थापित होती हैं तो उनको क्या दिशा निर्देश होने चाहिए, उन बैंकों को क्या शर्तें होनी चाहिए, क्या मानदंड होने चाहिए, किन मानदंडों को ध्यान में रखते हुए बैंक स्थापित करनी चाहिए, राइट। तो वो होता है बैंकिंग अधिनियम 1949। ये सभी बैंक के लिए, जो भी बैंकें स्थापित की जाएंगी, किसी भी प्रकार की बैंक स्थापित की जाए, सभी बैंकों के लिए यही होता है बैंकिंग अधिनियम 1949। जबकि आरबीआई अपनी पावर को कम ज़्यादा या जिस प्रकार का हस्तांतरण करे एक दूसरे से एक जगह, तो वो होती है आरबीआई एक्ट 1934। लेकिन आरबीआई को किसी प्रकार से भारत की तरफ, भारतीय संविधान की तरफ से कोई पावर नहीं दी गई। ये दिमाग में आप क्लियर कर लेना, यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि आरबीआई को जो पावर दी गई है, क्या वो बैंक की जो संविधान है उसकी तरफ से दी गई है। संविधान में इस प्रकार की कोई भी पुष्टि नहीं की गई है बैंक से संबंधित, राइट, कोई भी पुष्टि नहीं है आरबीआई की बैंक के संबंधित, ना ऐसे कोई पावर दी गई है। इसका खुद का अपना अधिनियम है और उसी अधिनियम के तहत यह अपना काम करती है, राइट। और जितने भी बैंकें होती हैं तो उन बैंकों का मैनेजमेंट करना है, राइट, उनको नई स्थापित करना है, उनको क्या लाइसेंस देना है, उन्हें सेवा शर्तें देना है, ये सब बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत होता है। बस ये आप माइंड में क्लियर कर लो। चलो, तो इतना आपको पर्याप्त समझ में आ गया। चलिए, तो ये तो देखते हैं कितना लेक्चर हो गया, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। चलो, थोड़ा और अभी इस पर काम कर लेते हैं। चलो, तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बैंक के टूल्स के विषय में समझेंगे, जो आरबीआई के टूल्स हैं और उन टूल्स को कैसे समझना है,
ठीक है, कैसे गवर्नमेंट इन गवर्नमेंट नहीं, हम आरबीआई कह सकते हैं, आरबीआई है किस प्रकार से इन टूल्सों का प्रयोग करती है और मुद्रा का जो फ्लो है या मुद्रा का जो संकुचन है उसको कम ज़्यादा जो भी फेरबदल करना है कैसे करती है, उसके विषय में हम डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। राइट। अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत मैंने इसमें आपको डिटेल से जानकारी दी है और ऐसी जानकारी बहुत ही कम लोगों के पास वो मिलती है। ओके, तो ये चीज़ें आपको दिमाग में होनी चाहिए। चलिए।